ये देखते हैं हम अपना अगला टॉपिक क्या है हमारी इकोनॉमी में, पल्सेस यानी दलहन के बारे में बात कर रहा है। अब ये एक न्यूज़ भी क्यों था, क्योंकि देखो आप दलहन के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए संघ सरकार ने खरीफ ऋतु 2021 के लिए एक रणनीति तैयार की। यानी जो देखो जो हमारे पल्सेस है ना, इसमें भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो कि हमने खरीफ ऋतु 2021 के नाम से एक रणनीति तैयार की है। अब यहाँ देखो खरीफ शब्द आया तो आपको पता होगा हमारे एग्रीकल्चर में दो तरह के फसल होते हैं, एक खरीफ फसल होता है, एक रबी फसल होता है। तो थोड़ा सा एक बेसिक भी हम लोग देख लेते हैं कि खरीफ फसल में कौन कौन से फसलें आती हैं और रबी फसल में कौन कौन से फसलें आती हैं। तो यहाँ पे देखो रबी के फसलों के एग्जाम्पल बताए जा रहे हैं। जैसे देखो यहाँ पे कहा जा रहा है गेहूँ, जौ, जई, तोइया, राई, सरसों, पीली सरसों, अलसी, कुसुम, मक्का, शिशु मक्का यानी जिसको आप बेबी कॉर्न कहते हैं, चना, मटर, मूसी, रबी, राजमा, मशरूम की खेती, आलू की खेती, ये सभी किस में आते हैं, रबी की फसल में आते हैं, राइट। अब देखो आपका खरीफ की फसल में कौन कौन से फसलें आती हैं। जैसे खरीफ की भी फसलें देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे देखो धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, गन्ना और सोयाबीन, ये सभी क्या है आपके खरीफ की फसलें हैं। तो हमने यहाँ पे बेसिक समझा रबी की फसलें में क्या कौन कौन सी फसलें आती हैं और खरीफ की फसलों में कौन कौन सी फसलें आती हैं, राइट। अब देखो ये कुछ पल्सेस यानी दालों के बारे में बात किया जा रहा है। जैसे देखो आपको सोयाबीन है, पीनट्स है, फ्रेश पी है, उसके बाद आपका फ्रेश बीन्स है, ठीक है, चिक पी वगैरह है, राइट, लेंटिल वगैरह है, ड्राई पीज वगैरह है। तो ये सभी क्या दलहन के फसलों में आते हैं। थोड़ा सा अन्य फैक्टर समझते हैं दलहन के बारे में, थोड़ा सा समझो यहाँ पे। जैसे बोला जाए कि जो आपका तूर, मूंग और उड़द की दाल है ना, इसका देखो इसके एरिया में वृद्धि हुई है और इसके उत्पादन में भी वृद्धि देखने को हमको मिली है पिछले कुछ वर्षों में। और साथ ही देखो यहाँ पे बोला जा रहा है भारत सरकार ने देखो दलहन के उत्पादन की वृद्धि के लिए क्या किया है, उच्च किस्म की जो उपज होती है, उच्च किस्म वाले उपज वाले जो कि बीज होते हैं, उनको निःशुल्क वितरित करने का जो कि फैसला लिया गया है भारत सरकार द्वारा। इसके अलावा देखो साथ ही क्या किया गया है, दलहन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए 82 करोड़ रुपए की लागत से 20 लाख से अधिक बीजों के मिनी किट का भी वितरित किया जाएगा, ताकि जो आपको दलहन का फसल है या दलहन का जो उत्पादन है उसमें जो कि वृद्धि हो सके। तो ये कुछ प्रयास किए जा रहे हैं आपके दलहन के में वृद्धि के लिए। अब देखो यहाँ पे दलहन, भारत में दलहन की स्थिति समझते हैं उसके पहले आप इसका महत्व देख लीजिए। तो यहाँ इसका महत्व देखो काफ़ी ज़्यादा, इसलिए आपका ये दलहन वाला जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। जब सबसे पहला इसका महत्व देखो, प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है दलहन, ठीक है। जितने वेजिटेरियन लोग हैं, नॉनवेज के लिए तो मान लो और भी चीज़ें हैं प्रोटीन सोर्स के लिए, लेकिन जो वेजिटेरियन है उनका मुख्य प्रोटीन सोर्स क्या है, आपका दलहन ही होता है, ठीक है। अब ये देखो जो आपका ब्लड का जो शुगर होता है उसको भी इष्टतम स्तर तक बनाए रखने में सहायक है। पशुओं के लिए देखो एक पौष्टिक चारे का स्रोत है आपका दलहन। साथ ही देखो जो आपका वायुमंडल जो नाइट्रोजन को स्थिर करने में सहायता करता है। यानी देखो इसकी जो जड़ें होती है, लेग्यूम कहलाते हैं जो दलहन की फसल के, ये क्या करते हैं, वायुमंडल सीधे नाइट्रोजन लेके उसको फिक्स करती है और यहाँ से जो ये नाइट्रोजन जो कि यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको पौधे जो कि डायरेक्ट ले सकते हैं। यानी कि दलहन क्या करता है, मृदा में जो कि एक तरह से देखो अमोनिया या यूरिया की जो ज़रूरत होती है उसको जो पूरा करती है बिना किसी खाद वाद के भी, ठीक है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही देखो मृदा में कार्बनिक पदार्थों के समावेश में योगदान करता है। और फिर बोला जाए यहाँ पे अल्पावधि के कारण उसी भूमि पर दूसरी फसल उगाने में सुविधा होती है। यानी दलहन की फसल बहुत ऐसा नहीं कि 2-3 साल की फसल है, ये शॉर्ट टर्म वाली फसलें हैं जिसकी वजह से उस पर जो कि अन्य फसलें भी उगाई जा सकती हैं। फिर देखो कार्य कि औद्योगिक जो फसलें होती हैं इसमें देखो उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराने में दलहन सहायक है और निम्न कार्बन और निम्न वाटर फुटप्रिंट में भी इसका महत्व होता है। कहने का मतलब जो आपकी दलहन की फसलें होती है इससे कार्बन उत्सर्जन बहुत कम होता है और इसको देखो पानी की भी ज़रूरत बहुत कम होती है। इस वजह से इसका देखो कार्बन और वाटर फुटप्रिंट काफ़ी निम्न होता है। तो इस वजह से भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरह से हमने देखा दलहन के फसलों की क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस है, कैसे है, तो वो हमने यहाँ पे समझा देखा। अब देखो यहाँ पे कहा जा रहा है कि देखो यहाँ पे दलहन, भारत में दलहन के बारे में बात की जा रही है। तो दलहन वस्तुतः क्या है, फलीदार या लेग्यूम समूह के पौधे के खाद्य योग्य सूखे बीज होते हैं, ठीक है। आपको दलहन खाते हैं, एक तरह से दलहन में हम लोग क्या खाते हैं, बीज का जो उसका पार्ट होता है वो हम खाते हैं, जिन्हें देखो दलहन में जो बीज होते हैं उनको क्या कहा जाता है, सुपर फूड भी कहा जाता है। यानी दलहन के फसल को क्या कहते हैं, सुपर फूड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि देखो इसमें उच्च पोषण युक्त खाद्य पदार्थ ये होता है, इसी वजह से इसमें देखो प्रोटीन का मात्रा काफ़ी ज़्यादा होता है, न्यूट्रिएंट इसमें बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से इसको सुपर फूड भी कहा जाता है दलहन की फसलों को। जैसे इसमें देखो कुछ एग्जाम्पल बोला जाए, चना, मसूर, सूखी मटर, बीन्स वगैरह इसमें जो कि आते हैं आपका दलहन में। अब देखो दलहन और भारत में दलहन को लेकर क्या बातें हैं, कुछ फैक्ट वगैरह यहाँ बात करते हैं। तो देखो कहा जा रहा है कि दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, भारत है। सबसे बड़ा उपभोक्ता देश भी भारत है और सबसे बड़ा आयातक भी कौन है, भारत है। तो मतलब उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक तीनों सबसे विश्व में सबसे बड़ा कौन है, दलहन को लेकर भारत ही है, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझो
कितना हम उत्पादन करते हैं पूरे वैश्विक स्तर का, तो 24% जो कि पूरे विश्व का 24% दलहन कहाँ होता है, भारत में ही होता है। और उपभोग भी देखो 27% लगभग भारत में ही होता है। और आयात कितना करते हैं हम लोग, 14%। ठीक है, तो इतने बड़े मात्रा में उत्पादन करने के बाद भी हमको और आयात करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमारे देखो उपभोक्ता ज़्यादा है। ठीक है, इस वजह से दलहन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो यहाँ पे कहा जा रहा है जो दलहन है वो कुल खाद्यान्न फसल में कितना योगदान देता है, अपना 7 से 10% का योगदान देता है। यानी 7 से 10% भाग कुल खाद्यान्न कितना क्या होता है, दलहन होती है। राइट, अब यहाँ पे देखो बोला जाए कि दलहन वस्तुतः रबी और खरीफ दोनों ऋतुओं में उगाई जाने वाली फसल है। हालांकि दलहनों की कुल उत्पादन में रबी ऋतु में उत्पादित दलहन की हिस्सेदारी सर्वाधिक 60% से अधिक होती है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है जो आपका दलहन है वह रबी के सीजन में और खरीफ के सीजन में, दोनों सीजन में उगाई जा सकती है। लेकिन रबी के सीजन में जो कि दलहन की फसलें काफ़ी ज़्यादा उगाई जाती है, लगभग 60% तो रबी के सीजन में ही उगाई जाती है। तो इस तरह से यहाँ पे बात बताई जा रही है, थोड़ा सा दलहन के बारे में फैक्ट बताया जा रहा है। और साथ ही देखो बोला जा रहा है कि जो भारत में देखो चना जो देखोगे एक मुख्य दलहनी फसल के रूप में है। और ये देखो पूरे जितना दलहन उत्पादन होता है उसका 40% अकेले केवल क्या उत्पादन होता है दलहन में, जो कि आपका चना उत्पादित होता है। तो ये देखो कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको पता होना चाहिए। हो सकता है कभी भी आपको आंसर वगैरह लिखो, अगर आप ये सब थोड़ा सा फैक्ट पॉइंट लिखते हो तो आपका जो कि आंसर काफ़ी इंप्रेसिव बनता है। अब देखो दलहन में के उत्पादन में कौन सा राज्य जो कि हाई उच्च स्तर पर आते हैं, तो एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, ये देखो शीर्ष दलहन उत्पादक राज्य। यानी सबसे ज़्यादा दलहन देखो कहाँ होगा, आपका मध्य प्रदेश में होता है, फिर महाराष्ट्र में होता है, फिर राजस्थान, फिर उत्तर प्रदेश में, और 5वें नंबर पे कर्नाटक में होता है। तो ये कुछ बातें दी गई हैं। और देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छा आपका डेटा वगैरह दी गई है दलहन को लेके, जैसे उसके प्रोडक्शन वगैरह में और उसके मांगों को लेकर। तो देखो यहाँ पे बताया जाए डेटा काफ़ी अच्छा है। 2015 से 2019-20 के बीच की बात कही जा रही है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो एरिया की बात करें कि पल्सेस जितने एरिया में कल्टीवेट की जाती है ये मिलियन हेक्टेयर में बताया जा रहा है। तो 2015-16 में देखोगे लगभग 25 मिलियन हेक्टेयर में जो कि पल्सेस उगाई जाती थी। लेकिन 2019-20 में ये बढ़ के 25 मिलियन से कितना हुआ, 29.5 मिलियन हेक्टेयर। यानी कि हमने जो पल्सेस का एरिया था उसमें हमने वृद्धि देखने को हमको मिल रही है। अब इस वाले ग्राफ से देखो यहाँ पे प्रोडक्शन बता रहा है, पल्सेस की प्रोडक्शन बता रहा है। अगर आप 2007 और 8 से लेकर 2020-21 की तुलना में 2021-22 की तुलना के हिसाब से बताया जा रहा है, तो 2007-8 में देखोगे हमारे यहाँ देश में दलहन का जो प्रोडक्शन था वो लगभग 14.5 मिलियन टन था। अभी जो वर्तमान बढ़ के लगभग 10 मिलियन टन बढ़ गया है, 24.5 मिलियन टन लगभग हो चुकी है। यानी कि दलहन के उत्पादन में जो कि हमें 2007-8 से लेकर 2020 यानी लगभग 12-13 वर्षों में 10 मिलियन टन की वृद्धि देखने को मिली है। अब यहाँ पे देखो एक और ग्राफ के तहत बताया जाए जो आपका डिमांड है ना, पल्सेस की मांग, वो देखो 2018-19 में 26.5 मिलियन टन था, जो कि 2000 यहाँ पे एक एस्टिमेट अनुमान लगाया जाएगा कि 2050 तक या जो कि मांग बढ़ के 39 मिलियन टन तक हो सकता है। यानी कि इसमें और मांग में वृद्धि हो सकती है, इसलिए जो कि पल्सेस है इनको इंसेंटिव देने की आवश्यकता है, इनके उत्पादक को बढ़ाने की आवश्यकता है। फिर देखो यहाँ पे कहा जा रहा है जो आपका पर कैपिटा अवेलेबल पल्सेस, यानी कि जब 1951 देखोगे तो एक व्यक्ति कम से कम लगभग 60 ग्राम जो कि पल्सेस उसके इनकम के हिसाब से 60 ग्राम वो पल्सेस खरीद सकता था, उसके पास उपलब्ध होता था। लेकिन आज देखो इनकम तो बढ़ गया, लेकिन साथ साथ पल्सेस के जो रेट है ना, महंगाई, पल्सेस में भी महंगाई बढ़ गई है। तो उस वजह से बताया जा रहा है कि आज देखो एक व्यक्ति जो कि 56 ग्राम तक जो कि पल्सेस जो कि उपभोग कर सकता है आज की महंगाई के हिसाब से। लेकिन 1951 में 60 ग्राम, लगभग 4 ग्राम की गिरावट हमको देखने को मिल रही है। तो इस तरह से काफ़ी अच्छा इन्होंने ग्राफ बनाया था, दिया था 3-4 प्रोडक्शन के हिसाब से, एरिया के हिसाब से, मांग के हिसाब से, और अभी जो महंगाई बढ़ी है उस हिसाब से। तो यहाँ पे ये ग्राफ के थ्रू काफ़ी अच्छा बताएगा। आप भी इस तरह के ग्राफ बना के अपने आंसर लिखोगे तो काफ़ी जो कि अच्छा नंबर आपको मिलेगा। अब देखो यहाँ बोला जाए कि भारत में दलहन के समक्ष कुछ चुनौतियाँ हैं। क्या क्या चुनौतियाँ हैं यहाँ पे देखो बताया जा रहा है कि जैसे इसमें पहला पॉइंट बताया जाए कि उच्च उपज अंतराल है, हाई यील्ड गैप है। कहने का मतलब यहाँ पे देखो जितनी भारत की क्षमता है ना दलहन उत्पादन करने की, उतनी क्षमता से भारत जो कि अपनी दलहन को उत्पादित नहीं कर पा रहा है। जैसे बताया जाए जो आपका अरहर है ना, देखो अरहर का जो दाल वगैरह आप रोज़ खाते हो, तो अरहर का उत्पादन क्षमता देखो जितना अभी उत्पादित हो रहा है उससे 50% और जो कि भारत उगा सकता है, लेकिन उतना उत्पादित हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। और इसी तरह हरा चना भी देखो हम और अच्छे से 45% तक की वृद्धि कर सकते हैं, लेकिन वो भी हम उतना उस स्तर पर जो कि उत्पादित नहीं कर पा रहे। यानी उच्च उपज अंतराल है, गैप है, हाई यील्ड गैप है, तो इसको हमको भरने की जरूरत है। इस तरह की चुनौतियाँ हैं। और क्या चुनौतियों में देखो बताया जा रहा है यहाँ पे देखो इनपुट संबंधित चुनौतियाँ, ठीक है, यानी लागत में जो कि इसकी चुनौतियाँ वगैरह या इनपुट में जैसे बोला जाए कि देखो यहाँ पे अभी बताया कि जो यहाँ पे इसके बीज वगैरह है ना, इसके प्रमाणित बीज उपलब्ध नहीं है, नकली और गैर मानकीकृत बीज जो कि उपलब्ध हैं। मृदा के ऊपरी परतों में जो बीजों की बुआई वगैरह होती है, जैसे जीरो टिल मशीन या फिर
लाइट सीड ड्रिल मशीन, इन सब उपकरणों का अभाव है, ठीक है। और संस्थागत ऋण भी नहीं प्राप्त हो पाता है किसानों को। तो मतलब यहाँ पे टेक्नोलॉजी और ऋण का अभाव है, इस वजह यानी इनमें जो पल्सेस को उगाने में जो इनपुट कॉस्ट वगैरह लगता है, उन सब के अभाव के कारण जो कि पल्सेस हमारी जो कि अच्छे स्तर पर उगाई नहीं हो पाती है, ठीक है। तो ये आपकी चुनौतियाँ यहाँ पर बताई जा रही है। फिर साथ ही देखो बोला जाए कि उत्पादन संबंधी भी यहाँ पे चुनौतियाँ, जैसे बोला जा रहा है कि देखो जो फसलें हैं, देखो जो आपका दलहन है वो रबी फसल के मध्य अवधि के यानी बीच के दौरान में देखोगे तो शीतलहर यानी ठंडी का थोड़ा सा मौसम होता है तो शीतलहर वगैरह चलती है, अथवा जैसे गर्मी वगैरह आते हैं तो उसमें देखो पोषक तत्वों की कमी भी हमको देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि देखो मृदा की क्षारीयता बढ़ जाती है, लवणता भी बढ़ जाती है, कभी कभी जल भराव हो जाता है, तो इससे भी देखो फसलों की जो कि नुकसान होता रहता है इससे। फिर इससे देखो और आर्द्रता जैसे तनावपूर्ण कारक के कारण भी देखो प्रतिकूल रूप से प्रभाव वगैरह पड़ता होता है। इसी वजह से देखो जो इसकी उत्पादन क्षमता है ना फसल के हमारे देश में वो गिर जाती है इन सभी कारकों की वजह से। फिर देखो यहाँ पे बोले और इसमें चुनौती बोला जो सीमांत भूमि पर कृषक, यानी कहने का मतलब अब देखो हरित क्रांति ने दलहन की खेती को सीमांत या उप सीमांत भूखंडों तक सीमित कर। सीमांत करने का मतलब एक छोटे एरिया तक ही दलहन की खेती हो रही है, बड़े स्तर पर नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि जो हरित क्रांति था उसने देखो गेहूँ राइस को काफ़ी प्रमोट किया। अब देखो जहाँ भी आप देखो गेहूँ राइस गन्ना वगैरह ही ज़्यादा उग रहे हैं, दलहन की मांग बहुत कम हो गई। दलहन की मांग तो है लेकिन दलहन की उगाही बहुत कम हो गई, एक छोटे एरिया तक ही इसकी उत्पादन हो रहा है। इस वजह से इसके उत्पादन में अभी भी हमको कमी देखने को मिली, यानी दलहन के उत्पादन में गिरावट वगैरह दिख रही है। अब देखो यहाँ पे बोला जा रहा है जैसे कुछ फैक्ट इसमें बताया जा रहा है कि जो 84% फसली क्षेत्र वर्षा आधारित एवं अपेक्षाकृत निम्न उर्वरता वाली मृदा पर विस्तृत है। यानी जो दलहन के फसल आप देखोगे उसमें 84% ऐसे एरिया में दलहन की फसल जो कि उगते हैं जहाँ पे देखो वर्षा आधारित क्षेत्र, अगर मान लो वर्षा नहीं हुआ तो वहाँ पे देखो फसल जो कि अच्छी नहीं होगी, और वहाँ की जो मिट्टी है ना उसकी उर्वरता भी काफ़ी कम है, तो इस वजह से यहाँ पर फसल उत्पादन काफ़ी गिर जाता है। साथ ही देखो बोला जाए कि ये जो आपका दलहन फसल की विशेषता है वो शुष्क और अर्धशुष्क या सूखे वाले क्षेत्र में जो कि ज़्यादा बेहतर उगता है। तो यहाँ पर देखो हीट स्ट्रेस यानी जो आपकी गर्म हवाएँ वगैरह चलती रहती है, इस वजह से भी देखो यहाँ पे जो बीज की उपज की क्षमता वो भी 50% तक कम हो जाती है। इस वजह से भी जो यानी हीट स्ट्रेस वगैरह की वजह से भी तो आपका शुष्क क्षेत्रों में इसकी वजह से भी देखोगे तो दलहन का उत्पादन कम हो जाता है। फिर देखो एमएसपी की बात किया जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप देखोगे एमएसपी की अप्रभाविता, ये भी एक कारक है दलहन के उत्पादन में कमी के कारण। जैसे देखो यहाँ बताया जा रहा है कि अब यद्यपि 23 कृषिगत जिनसों के लिए एमएसपी की घोषणा की जाती है, लेकिन चयनित राज्यों में केवल गेहूं और चावल उत्पादकों को ही महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त होता है, जबकि इसकी तुलना में दलहन उत्पादकों को प्रायः एमएसपी से भी कम मूल्य प्राप्त होता है। इस वजह से देखो एमएसपी इसको ठीक से नहीं मिल पाता, इस वजह से देखो किसानों को इंसेंटिव वगैरह भी नहीं मिलता है इस तरह के फसलों को उगाने का। अच्छा खासा इंसेंटिव किस में मिलता है? आपका जो गेहूँ और चावल होते हैं उस पर ही मिलता है। फिर देखो बोला जाए यहाँ पर फसल कटाई के पश्चात अवसंरचना का अभाव, यानी फसल कट गया जब दलहन की तो इसके भंडारण का, इसके रख रखाव का और इसको ले आना जो इसका परिवहन है उन सब का अभाव देखने को मिलता है। इस वजह से भी हमारे देखो जो आपका पल्सेस हैं इनके उत्पादन में कमी देखने को मिलती है। लोग जो आपके किसान हो उतना इंसेंटिव नहीं होते क्योंकि ये फसल बर्बाद वगैरह हो जाती है काफ़ी हिस्सा। इसलिए बोला जाए कि इस तरह के जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इसकी भी कमी है। जैसे बोला जाए कि देखो भंडार क्षमता अभी देखोगे जितना कुल देखो यहाँ बोला जाएगा भंडार क्षमता का लगभग 7.5% हिस्सा ही उपयोग किया जाता है, जबकि कुल उत्पादन आपका कितना 23 मिलियन मीट्रिक टन है। यानी कि जितना देखो आप दलहन का कुल उत्पादन कितना है 23 मिलियन मीट्रिक टन है, लेकिन उसका भंडार कितना होता है 14 मिलियन मीट्रिक टन दलहन का ही भंडार हो पाता है। अब बाकी शेष जो दलहन होता है उसका भंडार वगैरह नहीं हो पाता, यानी ये भी बाद में तुरंत जो कि खराब होने की स्थिति में आ जाएंगे ये फसल, और इसके देखो इसका रेट अच्छा वगैरह नहीं मिल पाएगा, तो इससे देखो किसानों को नुकसान होगा। इस वजह से देखो यहाँ बोला जाए कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव कारण भी इसके उत्पादन में गिरावट हमको देखने को मिलती है। फिर से को बोला जाए कि इसके मूल्य संबंधी अस्थिरता, यानी इसके मूल्य में हमेशा अप डाउन चलता रहता है, स्थिर नहीं होता, कभी गिर जाएगा ज़्यादा, कभी थोड़ा सा हो जाएगा। जैसे क्रिसिल की रिपोर्ट बताती है कि 2-3 वर्षों में इसके मूल्यों में तेज़ी से वृद्धि देखने को मिलती है, फिर तेज़ी से गिरावट भी देखने को मिलती है। इस वजह से किसान जो कि इंसेंटिव नहीं हो पाते हैं वो जो कि इस तरह की फसल को नहीं उगाते हैं। फिर अन्य चुनौतियों भी बताई जा रही है। अन्य चुनौतियों में देख लो क्या बता रहा है, जैसे बोला जाए कि उत्पादन और प्रबंधक तकनीक संबंधी, यानी जो आपको टेक्नोलॉजी है इसके उत्पादन में और मैनेजमेंट में उसमें जो कि प्रॉब्लम है, अभी टेक्नोलॉजी का उतना हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसके साथ ही देखो यहाँ पे देखो जो न्यूट्रिएंट पोषक तत्व उपयोग दक्षता, यानी जो इसके पोषक तत्वों की दक्षता है उसका उपयोग हम ठीक से मतलब भरपूर तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। और साथ ही देखो जो हमारे जो नॉलेज है ना अभी आपका ये पल्सेस को टेक्नोलॉजी के थ्रू या अच्छी बीजों के थ्रू R&D के थ्रू इसमें जो कि और बेटर करने का वो अभी भी बहुत निम्न स्तर का है। तो इस वजह से बोला जा रहा है कि ये अन्य चुनौतियाँ भी हैं जो आपके पल्सेस के उत्पादन को भारत में
कम कर रही हैं। अब देखो कुछ सरकारी योजनाएं हैं जैसे आइसोपोम। आइसोपोम क्या है आपका, इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर ऑयल सीड, पल्सेस, ऑयल पाम एंड मेज। यानी इसमें देखो तिलहन, दलहन, ऑयल पाम और मक्का के लिए देखो एक एकीकृत योजना लाई गई है, जिससे इसके बाज़ार को जो कि एक बेहतर बाज़ार इसको प्राप्त हो सके और इसका जो कि मूल्य निर्धारण, एक अच्छा मूल्य निर्धारण हो सके, इस तरह से स्कीम के। इसके बाद देखो आपका क्या है, आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के अंतर्गत दलहन के बारे में बात किया जा रहा है। इसमें देखो आपका जो दलहन की फसलें उत्पादन है, जैसे चावल, गेहूं और दाल के उत्पादन देखोगे तो 10, 8 और 2 मिलियन टन की वृद्धि देखने को मिल रही है आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी जो मिशन है उसके तहत। यानी इसमें जो कि इसके उत्पादन को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। फिर इसके बाद देखो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन और प्लस विशेष प्रोत्साहन। विशेष प्रोत्साहन में क्या है, देखो त्वरित दलहन उत्पादन कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है नेशनल फूड सिक्योरिटी के साथ साथ, जिसको क्या बोलते हैं हम, एक्सीलरेटेड पल्सेस प्रोडक्शन प्रोग्राम A3P और 3P। ऐसा एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है आपका त्वरित दलहन उत्पादन कार्यक्रम, जिसके कारण देखो आप जो दलहन है उसके उत्पादन में वृद्धि की जा रही है, करने की प्रयास किया जा रहा है। तो इस तरह के कुछ आपका जो कि गवर्नमेंट द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ देखो प्राइस सपोर्ट स्कीम, जैसे इसका जो MSP का प्रॉब्लम था ना, उसको रिजॉल्व करने के लिए प्राइस सपोर्ट स्कीम जो आपका PM आशा स्कीम आया था, उसी के अंतर्गत उसका एक पार्ट था आपका क्या, प्राइस सपोर्ट स्कीम। इसके तहत क्या हो रहा है, जो नाफेड आपकी संस्था है और जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI है, ये दोनों जो देखो आपका PSS के अंतर्गत फसलों की ये जो आपके पल्सेस वगैरह इसको खरीदते हैं उचित दाम पे, जो उसका जो मतलब एक MSP तय होता है उसी दाम पे जो कि पल्सेस को खरीदने की कोशिश करते हैं। तो ये आपका जो PM आशा स्कीम है, ये भी इसमें हेल्प कर रहा है आपका PM आशा का जो एक पार्ट था क्या, प्राइस सपोर्ट स्कीम। तो इसके थ्रू भी जो आपके पल्सेस को खरीदारी वगैरह जो भी आ रहा है, ऐसा नहीं कि ये बाहर फेंका जाए या ख़राब हो जाए, इसको सब जितने भी दालें वगैरह वो उसको कौन प्रोक्योर करेगा, गवर्नमेंट जो कि FCI और नाफेड के थ्रू जो कि प्रोक्योर कर रही है। अब वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है, जैसे यहाँ पे तो एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है, मॉडल दिया जा रहा है काफ़ी अच्छा, आंध्र प्रदेश का मॉडल बताया जा रहा है कि बताया जा रहा है यहाँ पे देखो आंध्र प्रदेश ने 1991 से 2010 यानी 20 वर्षों में जो आपकी दलहनी फसल थी, खासकर उसमें देखोगे चना यानी जो काबुली चना है और अरहर, इसके उत्पादन देखोगे 80 से 100% तक की उच्च वृद्धि दर्ज की है। यानी जो आपका आंध्र प्रदेश राज्य, यहाँ पे दलहन की फसलों में काफ़ी अच्छी खासी ग्रोथ दिखने को मिली है। अब उसका कारण क्या रहा, क्या उसके उत्तरदायी घटक रहे, वो यहाँ पे देखते हैं। जैसे बोला जाए कि यहाँ पे आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या किया, उच्च उपज वाली, जल्दी परिपक्व होने वाली तथा सूखा सहन करने वाली किस्मों के बीजों के समय पर उपलब्धता प्रोवाइड किए, मतलब इस तरह के बीजों का प्रयोग किया था। साथ ही उन्नत किस्मों को अपनाया तथा उत्पादन संबंधी तकनीकों तक सुगम पहुंच को भी सुनिश्चित किया। यानी टेक्नोलॉजी के तक जो कि सुगम पहुंच हो सके किसानों का, इसका भी प्रावधान किया गया। साथ ही देखो कहा जाए कृषि गतिविधियों के मशीनीकरण और कुशल प्रबंधन द्वारा जो कि व्यावसायिक कृषि को प्रमोट किया गया दलहन के क्षेत्र में। किसानों को स्थानीय स्तर एवं वाहनी लागत पर अनाज भंडारण सुविधाओं को भी उपलब्ध किया गया। यानी जो प्रॉब्लम थी उन सभी का इन्होंने सोल्यूशन वगैरह निकाला था, अच्छे स्तर पर इसको इम्प्लीमेंट किया। इस वजह से यहाँ पर जो कि आपका पल्सेस के जो उत्पादन क्षमता था उसमें देखो 80 से 100% तक की वृद्धि देखने को हमको मिली है। साथ ही देखो और क्या कर सकते हैं, फॉर्म बताया जाए कि एक बफर स्टॉक हम जो कि बना सकते हैं, ताकि जब भी आवश्यकता हो तो इन पल्सेस का उपयोग वगैरह कर सके और इसकी जो कि बर्बादी वगैरह ना हो। साथ ही दालों तक पहुँच, यानी कहा जाए कि वर्ष पर्यंत जो कि दालों के बाजार को जो कि खुले रहने चाहिए, जिसके कारण देखो सभी एक पोर्टल होना चाहिए जिसके माध्यम से सभी लोग जो कि दालों तक पहुँच कर सके, जहाँ पे देखो किसान अपने दाल बेच सके और यहाँ पे जो खरीदार है वो भी यहाँ से दाल खरीद सके। तो इस तरह का जो कि व्यवस्था हम कर सकते हैं। साथ ही देखो यहाँ पे कहा जाए कि आयात के प्रावधान, यानी जो हम दलहन फसलों का आयात करते हैं ना, उस पर भी हमको देखो निगरानी वगैरह रखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। जब भी जो को फसल इसको मतलब एक तरह से सुगम बनाना चाहिए, इसमें काफ़ी देरी वगैरह ना हो, कागजी कार्रवाई ना हो, लाल फीताशाही ना आ जाए, ये सब चीज़ें ना हो, ताकि हमारे देश में जब भी दालों की ज़रूरत वगैरह होगी तो वो आसानी से उपलब्ध हो सके। तो इस तरह की बात यहाँ पे कुछ वे फॉर्म में बताया जाए कि दाल के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है, और आंध्र प्रदेश का मॉडल काफ़ी अच्छा यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो कि दलहन का काफ़ी पूरा अच्छे से टॉपिक देखा। अगला टॉपिक देखो हमारा सिक्योरिटी का आता है, जिसमें भारत में साइबर सुरक्षा से संबंधित है, इसको हम कल देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।